चर्चा में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 1947 की, यानी ठीक उस वक्त की जब देश आज़ाद हो रहा था। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था की असली हालत आखिर थी कैसी? करीब 200 सालों के ब्रिटिश राज ने हमारे आर्थिक ढांचे को किस तरह से बदल कर रख दिया था? उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों और डेटा के आधार पर आज हम उस दौर की अर्थव्यवस्था की एकदम साफ और पूरी तस्वीर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से इन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य, कृषि और जमींदारी प्रथा, भारतीय उद्योगों का पतन, विदेशी व्यापार और जनसांख्यिकी, आधारभूत संरचना के दोहरे प्रभाव और आखिर में स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था की कुल मिलाकर स्थिति। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य आखिर था क्या? देखिए, आगे बढ़ने से पहले औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कॉलोनियल इकोनॉमी के इस मूल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में बताती है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां अर्थव्यवस्था की पूरी डोर किसी बाहरी ताकत के हाथ में होती है। मतलब फैसले देश के लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उस विदेशी शासक के फायदे के लिए लिए जाते हैं। अब अगर हम ब्रिटिश शासन के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो उनके 3 बहुत ही स्पष्ट और सधे हुए लक्ष्य थे। पहला, भारत के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन करके कच्चा माल निकालना। दूसरा, उसी कच्चे माल से इंग्लैंड की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तैयार हुआ सस्ता सामान वापस भारतीय बाजारों में लाकर बेचना। और तीसरा, इस पूरी प्रक्रिया से ज्यादा मुनाफा कमाना। सच कहें तो इन्हीं 3 उद्देश्यों ने लगभग 2 सदियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ, कृषि और उस दौर की जमींदारी प्रथा। उस समय जो कामकाज का ढांचा था ना, वो सच में चौंकाने वाला था। जरा सोचिए, लगभग 70 से 75% जनसंख्या पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल खेतों से जुड़ा था, जबकि उद्योगों और सेवाओं के लिए 30% से भी कम जगह बची थी। किसी भी इकोनॉमी के लिए यह एक बहुत ही अविकसित और अत्यधिक निर्भर ढांचे का बिल्कुल साफ संकेत है। और इसी कृषि पर निर्भर विशाल आबादी का एक बेहद व्यवस्थित तरीके से शोषण किया गया, जिसे हम जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। इसके 3 मुख्य स्तर थे। सबसे ऊपर बैठी थी ब्रिटिश सरकार, सबसे नीचे खेत में दिन रात पसीना बहाने वाला बेचारा किसान, और इन दोनों के बीच में था जमींदार। जमींदारों का बस एक ही काम था, किसानों से मनमाना टैक्स यानी लगान वसूलना और सरकार को सौंप देना। इस पूरी चेन में किसानों का अपना कोई हक नहीं था, और वो बस दिन ब दिन और ज्यादा गरीब होते चले गए। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी आबादी खेती पर निर्भर थी, फिर भी इस क्षेत्र में कोई खास विकास नहीं हुआ। खेती के पुराने तरीके, सिंचाई की भारी कमी और उर्वरकों का ना होना, इन सब ने मिलकर उत्पादन को एकदम निचले स्तर पर ला दिया था। और ऊपर से भारी भरकम लगान ने किसानों को कर्ज के गहरे दलदल में धकेल दिया। इसके नतीजे वाकई बहुत दर्दनाक थे। देश में बार बार अकाल पड़े और बड़े पैमाने पर भुखमरी जैसी भयानक स्थितियां पैदा हो गई। चलिए अब खेतों से निकलकर कारखानों की ओर चलते हैं, हमारे तीसरे हिस्से पर, भारतीय उद्योगों का पतन। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर भारतीय हस्तशिल्प का हुआ क्या? क्योंकि ब्रिटिश काल से पहले भारत अपने बेहतरीन हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। ढाका की मलमल हो या बनारसी रेशम, इनकी पूरी दुनिया में भारी मांग थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा उद्योग ताश के पत्तों की तरह ढह गया? दरअसल ये रातों रात हुई कोई दुर्घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी नीति थी, जिसे औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। स्रोत सामग्री साफ तौर पर बताती है कि ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि भारतीय उद्योगों को पूरी तरह खत्म करने की एक क्रमिक और जानबूझकर रची गई साजिश जैसी प्रक्रिया थी। जरा इन दोनों दौर की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ वो ब्रिटिश पूर्व युग था, जब भारत का हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहा था, और दूसरी तरफ आया ब्रिटिश युग, जहां इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता सामान भारतीय बाजारों में बाढ़ की तरह भर दिया गया। हाथ से कारीगरी करने वाले हमारे शिल्पकार मशीनों से बने इन सस्ते सामानों के आगे टिक ही नहीं पाए। नतीजा, छोटे उद्योग एक एक करके बंद होने लगे और पूरे देश में भयंकर बेरोजगारी फैल गई। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, विदेशी व्यापार और जनसांख्यिकी। उस दौर में भारत के विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का पूरा एकाधिकार हो चुका था। भारत क्या भेजता था? सिर्फ कच्चा कपास, जूट, मसाले और नील जैसा कच्चा माल। और इसके बदले में भारत खरीद क्या रहा था? इंग्लैंड से आने वाली महंगी मशीनें और तैयार कपड़े। यानी भारत अपना सस्ता कच्चा माल बाहर भेजने और बदले में महंगे विदेशी उत्पाद खरीदने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। और इसी भारी व्यापारिक असंतुलन ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसे आर्थिक निकासी या इकोनॉमिक ड्रेन कहा जाता है। इसका बहुत सीधा सा मतलब यह है कि व्यापार से जो भी मुनाफा होता, उसका फायदा भारत को नहीं बल्कि सीधे ब्रिटेन को मिलता। बिना किसी पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ के भारत की बेशुमार संपत्ति बेहद व्यवस्थित तरीके से ब्रिटेन भेजी जा रही थी। सच में ये एक तरफा बहाव था। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 32। आज ये सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन उस समय भारत में जीवन प्रत्याशा यानी एक इंसान की औसत आयु मात्र 32 वर्ष थी। सिर्फ 32 साल। ये 32 वर्ष का आंकड़ा उस समय के भयानक जनसांख्यिकीय संकट यानी डेमोग्राफिक क्राइसिस को साफ साफ दर्शाता है।
जन्म और मृत्यु दर दोनों ही आसमान छू रहे थे और कुपोषण अपनी चरम सीमा पर था। साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी के कारण बीमारियां बहुत तेजी से फैलती थीं। और तो और साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट असाधारण रूप से कम था। खासकर महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब थे। चलिए अब हम 5वें बिंदु पर चर्चा करते हैं, आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के दोहरे प्रभाव। ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों ने देश में रेलवे, बंदरगाह, डाक व्यवस्था और टेलीग्राफ का जाल बिछाया, लेकिन स्रोत सामग्री यहां बहुत ही निष्पक्ष रूप से एक अहम बात सामने रखती है। इन सब के पीछे असली मकसद भारत का विकास करना बिल्कुल नहीं था। रेलवे और सड़कें इसलिए बनाई गईं ताकि देश के भीतरी इलाकों से कच्चा माल फटाफट बंदरगाहों तक पहुंच सके और जरूरत पड़ने पर सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। मतलब ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल उनके अपने प्रशासनिक नियंत्रण और फायदे को मजबूत करने के लिए खड़ा किया गया था। और अब हम अपने अंतिम हिस्से पर पहुंचते हैं, स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो विरासत में आखिर क्या मिला? विरासत कुछ ऐसी थी, एक ऐसा देश जहां बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी और भयानक बेरोजगारी थी। औद्योगिक विकास लगभग न के बराबर था और कृषि क्षेत्र पूरी तरह पिछड़ा हुआ था। यहां तक कि बिजली और पीने के साफ पानी जैसी बेहद बुनियादी सुविधाओं का भी नामो निशान नहीं था। सच कहें तो यही वो टूटी फूटी और कमजोर नींव थी जिस पर एक बिल्कुल नए राष्ट्र को खड़ा होना था। हालांकि अगर हम पूरी तरह निष्पक्ष होकर देखें तो हमें उन अनपेक्षित सकारात्मक प्रभावों को भी जरूर मानना चाहिए जो स्रोत सामग्री में बताए गए हैं। भले ही ब्रिटिश शासन का इरादा कुछ और था, लेकिन रेलवे और आधुनिक संचार साधनों जैसे डाक और टेलीग्राफ ने देश के दूर दराज के हिस्सों को आपस में जोड़ दिया। आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी और सबसे बड़ी बात, इन्हीं सब ने अनजाने में ही सही पूरे देश में एक राष्ट्रीय चेतना जगाने का बहुत बड़ा काम किया, जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई देश 200 सालों तक इतनी व्यवस्थित तरीके से अपनी संपत्ति, अपने उद्योगों और अपने कृषि क्षेत्र को लुटता हुआ देखता है, तो एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एकदम शून्य से उठकर अपना पुनर्निर्माण करने में उसे कितना समय और कितना संघर्ष लगा होगा। ये सवाल हमें न केवल इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि आधुनिक भारत की उस मुश्किल विकास यात्रा को सराहने का भी मौका देता है। आज की इस गहरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।